हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीईसीसी 102 मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 1 के दिसंबर 2023 के सॉल्यूशंस। मुझे पता है कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बट ड्यू टू सम डिले आई एम नॉट एबल टू अपलोड द आंसर्स। बट मैं आपके लिए आंसर्स लेकर आ गई हूँ। 19th को आपका पेपर है, 19th इवनिंग में आपका पेपर है, तो आप इसके लिए जल्दी इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हाँ बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो आइए चलते हैं सेक्शन ए में। मैं इस फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैंने टाइम के रहते हुए ड्रॉप कर दिया है। आप एक ही न्यूमेरिकल को मैंने ड्रॉप किया है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स को ड्रॉप नहीं किया है। और इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया गया है कि आपको डिमांड कर्व दिया गया है, सप्लाई कर्व दिया गया है, कंज्यूमर सरप्लस निकालो और प्रोड्यूसर सरप्लस। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखें तो आप पहले ही समझ जाए, अगर x की पावर 2 है, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो, तो आंसर में इंटीग्रेशन जरूर लगेगा। अगर ये एक लीनियर कर्व होता तो आपका नॉर्मली बहुत इजी इसका आंसर होता, लेकिन क्योंकि इसमें एक स्क्वायर मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो आपका कर्व अब लीनियर नहीं रहा, ये एक कर्व बन चुका है, ना कि एक लाइन है। ठीक है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते ही आपकी ये कर्व आ जाता है यहाँ पे, और आपका कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में इंटीग्रेशन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए चलते हैं इसके फर्स्ट आंसर पे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही जो गिवन था मैंने लिख लिया। राइटिंग थोड़ी अवॉइड करें। एट इक्विलिब्रियम पीरियड इक्वल्स टू पीएस, ये आपको हमेशा करना होता है, चाहे इक्वेशन लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। जैसे ही आप ये करेंगे आपके पास 2x की वैल्यू आ गई, क्योंकि आपका x जो है यहाँ पे आउटपुट, और x आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये ड्रॉप हो गया और x की वैल्यू सिर्फ 3 रही। और हमने 3 पे हमने देख लिया कि प्राइस क्या है, वो भी 3। तो जैसे ही आप ये करेंगे आपके पास एक आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका डिमांड कर्व है, क्योंकि डिमांड कर्व क्वाड्रेटिक है इसलिए उसका कर्व ऐसे बना है, कॉन्वेक्स कर्व। और आपकी सप्लाई क्योंकि लीनियर है इसलिए यहाँ पे एक लाइन बनी। यहाँ 3 पे ये दोनों क्रॉस कर रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आउटपुट भी 3 और प्राइस भी 3 है। प्राइस के ऊपर और कर्व के नीचे का एरिया कंज्यूमर सरप्लस होता है, प्राइस के नीचे और सरप्लस सप्लाई कर्व के ऊपर का एरिया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। आप जैसे ही देखेंगे इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो ये कर्व यहाँ पे आएगा, और आप देखेंगे कि थोड़ा प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो नेगेटिव भी हो रहा है। मैंने उसे मार्क इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम मेनली इस पे फोकस करते हैं, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे है कि हम इस प्रोड्यूसर सरप्लस में से हम इस प्रोड्यूसर सरप्लस को मेनली कैलकुलेट करें, उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो कंज्यूमर सरप्लस में सीधी सी यही बात है, आपको क्योंकि इक्वेशन आपकी एक्स के टर्म्स में, आउटपुट के टर्म्स में है, तो आपको रेंज भी आउटपुट की लेनी पड़ेगी। तो 0 से 3 जब मैंने आउटपुट की रेंज ली, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। अब ये पूरा एरिया हमें नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना एरिया चाहिए, तो उसमें से मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूंगी, जो कि 3 इंटू 3 9 है। तो मेरे पास ये वाला कंज्यूमर सरप्लस का एरिया आ जाएगा, वही मैंने यहाँ पे किया है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस में आप क्या देखेंगे कि प्रोड्यूसर सरप्लस में ये वाला एरिया जो यहाँ नीचे नेगेटिव में आएगा, और ये वाला एरिया इक्वल होता है। ठीक है, हम इन्हें अलग से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, हम सप्लाई कर्व का जब नीचे का एरिया निकालेंगे ना, 0 से 3/2 की इक्वेशन, 0 से 3/2 में, तो हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये वाला जो इसके नीचे है। ठीक है, 0 से 3 में भी आप निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला आएगा, वहां वाला आएगा ही नहीं, क्योंकि हम पॉजिटिव पार्ट दिख रहे हैं। तो जैसे आप ये करेंगे तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, और ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमने लिया है, तो इसमें से हमें ये तो माइनस करना था और ये भी माइनस करना था। तो ये दोनों माइनस होते ही हमारे पास जो फाइनल जो आउट प्रोड्यूसर सरप्लस है वो मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि मैं अपनी तरफ से आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपका क्वेश्चन जो है उसमें डिमांड इक्वेशन अगर नॉन लीनियर हो, तो उन क्वेश्चंस को ड्रॉप करना ही आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि कभी कभी इंटीग्रेशन जो है उसकी वैल्यूज की उसकी रेंज सेट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, और उसका आंसर जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं तो जरूर ड्रॉप कीजिए, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन को पिक करें। तो आपको यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट दी गई है और फिक्स्ड कॉस्ट दी गई है। आपको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट का अगर आप इंटीग्रेशन ले लेंगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा उसके बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका वहां पे इंटीग्रेशन होकर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आपकी यहाँ होगी है कि आपके पास टोटल कॉस्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्योंकि फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपका थ्योरी है तो वो मैं नहीं करने वाली। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिंपल इक्विलिब्रियम दिया है, दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्विलिब्रियम आ गया। उसके बाद नई सप्लाई दी गई है, कुछ नहीं, आपको ओल्ड सप्लाई को हटा के न्यू सप्लाई डालना है, आपके पास न्यू इक्विलिब्रियम से आ गया।
और उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्या होगा अगर गवर्नमेंट इम्पोज करता है 5 यूनिट टैक्स कमोडिटी पे, तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो आपके पास क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम निकालो, तो आपने इक्विलिब्रियम निकाल लिया। इक्विलिब्रियम निकालने के बाद आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि न्यू इक्विलिब्रियम आपको निकालो जब आपके पास न्यू सप्लाई है। तो न्यू सप्लाई का आपको बस रिप्लेस कर दो, तो इक्वल रखोगे तो न्यू प्राइस आपके पास आ जाएगा और न्यू क्वांटिटी भी आपके पास आ जाएगी। तो ये था आपको फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। अब क्वेश्चन नंबर सी मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आपको नॉर्मल थ्योरी लिख के भी चला सकते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट अपना प्राइस अपना टैक्स इम्पोज करती है तो आप $5 का रुपीज का, तो दो तरीके होते हैं इसको करने के। चाहे तो आप न्यूमेरिकली करके दिखा दे कि उस टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन हुआ है, या फिर आप उसको ओरली बोल दे कि गवर्नमेंट के टैक्स इम्पोजिशन की वजह से हमारे जो प्राइस है कंज्यूमर का वो इंक्रीज हो जाता है और सप्लाई का जो प्राइस रिसीव्ड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा वो अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसे ड्रॉप किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैन्युफैक्चरर जो है एक डिमांड फंक्शन दिया गया है और टोटल कॉस्ट फंक्शन, आपको अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालनी है। सिंपल सी चीज है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दो विद रिस्पेक्ट टू क्यू फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, क्यू को इक्वल्स उसको 0 के इक्वल रखा दो क्योंकि वैल्यू आ गई। इसी का डबल डेरिवेटिव करो, जैसे अगर वो लेस देन 0 है मतलब कि प्रॉफिट जो है मैक्सिमम है, क्यू इज इक्वल टू 40। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, बहुत इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं। ओके, सी पार्ट मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने शायद देखा नहीं। मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल, आई लेफ्ट दिस पार्ट। तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट में आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे, क्यू इक्वल्स टू 40 को जैसे आप इस प्रॉफिट की इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू 40 को जैसे यहाँ रखेंगे तो आपका आंसर मैं बता देती हूँ आपको ओरली कि क्या आएगा। आप उसे निकाल के कैलकुलेट करके मैच भी कर सकते हैं। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। क्यू इक्वल्स टू 40 जैसे आप रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट 3100 का आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप क्यू को 40 रखेंगे आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया, 3100। यही आपको कैलकुलेट करना है इस पार्ट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, आप बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा मिलेगा। आपको इस इक्वेशन से एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। मैंने इसे बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। मैंने क्या किया, पहले 2 को मैंने x² और y² के आगे जो भी पहले न्यूमेरिकल होता है ना, आप उससे सबको डिवाइड कर दो। तो 2 था तो मैंने 2 से सबको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये आ गई इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन में मुझे x वाले को सारे टर्म्स को एक साथ लाना है और y वाले सारे टर्म्स को एक साथ लाना है। तो मुझे एक ऐसा बनाना है कि मेरे स्क्वायर में आ गया। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लगाई है, मैंने -25 + 25 किया और -16 + 16 किया, तो उससे मेरा आंसर आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें ये कहती है, तो मैंने आपको ये बता भी रखा है, जहाँ ए और बी जो है होते हैं वो सेंटर होते हैं और हमारी जो ये होती है रेडियस, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ r = 3 जो है आपका वो आ गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी दिया हुआ है। बी क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको थर्ड टर्म 16 है और 7th टर्म आपकी 1 है। क्योंकि ये जीपी है तो जीपी में आपका ये लगता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपकी ये इक्वेशन लगती है, तो मैंने उसे यहाँ पे लिखा है। उसके बाद मैंने a1 की दोनों से वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्योंकि a1 दोनों में फिक्स था। आप r से भी कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि वो थोड़ा आपका पावर्स में चला जाता और आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने इसे सिंपल रखने के लिए ऐसे किया। जैसे आप इसको यहाँ रखेंगे r4 = 1/16, और आपको पता है कि अगर 1/2 की पावर आप 4 कर दे तो 1/16 आएगा, तो r की वैल्यू आपकी आ गई। a1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं r को वहाँ पे पुट करके, और उसी तरह आप a12 को निकाल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं a1 × r की पावर 11। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, a12 की वैल्यू आपके पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है कि इवैल्यूएट करो इसको। सीधी सी बात है, इवैल्यूएट करने के लिए आपको चेक करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। 2 तरीके होते हैं रूट्स, चाहे तो आप इसमें 0, 1, 2, 3 ऐसे करके पुट करके देख ले, जब भी ये इक्वेशन 0 हो गई तो वो मतलब उसका रूट है। और दूसरा होता है कि आप इसे ऐसे डिवाइड कर, मैंने x-2 को डिवाइड किया तो उससे ऐसे आ गया, और उसके बाद मैंने x-2 को अलग रखा और इसको ऐसे रखा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो एक x-2 यहाँ से कट गया। अब मेरे पास ये बचा 3x-10, मैंने उसको ओपन कर दिया और यहाँ पे एक और x-2 आ गया तो वो भी कट गया, तो मेरे पास x + 5 बचा। जैसी लिमिट में मैंने 2 कट किया, मेरा 7 आंसर आ गया।
नेक्स्ट है कि वो कह रहे हैं कि इस वैल्यूज के लिए मेरा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। सीधी सी बात है, जहाँ पे भी आपका डिनोमिनेटर जीरो हो गया, मतलब कि आपकी वैल्यूज y का फंक्शन इन्फिनिटी चला गया, y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, वहां पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो बस x नीचे, x अगर -1 के इक्वल हो गया तो ये जीरो हो गया, और x अगर -3 के इक्वल हो गया तो ये जीरो हो गया। तो मैंने वही लिखा है, दो वैल्यूज में है जब मेरा y जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरी है, आपको इजीली बुक से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, मेरी लेबर कॉस्ट इतनी है, मेरी मटेरियल कॉस्ट पर आइटम मतलब कि 30x इतनी है, तो मेरी एवरेज कॉस्ट मिनिमम जब होगी तो मुझे कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। पहले तो मैं अपना टोटल कॉस्ट लिख देती हूँ। जैसे ही मैंने टोटल कॉस्ट लिख ली, 30 × x तक जो पर आइटम थी, तो मैंने उससे एवरेज कॉस्ट निकाल ली। जब एवरेज कॉस्ट निकाल ली तो मैंने एवरेज कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर दिया। जैसे ही डेरिवेट किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, और मैंने डबल डेरिवेटिव करके चेक कर लिया कि मेरी AC जो है मिनिमम है या नहीं। तो जैसे ही आप देखेंगे ये ग्रेटर देन 0 है, तो मेरा मतलब कि मेरा AC जो है वो मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 400। तो ये था मेरा 400 आइटम नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड का आंसर। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो ये था आपका BECC 10। ओके, अभी आपका आंसर और भी है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सॉरी, मैंने मिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके दो चीजें हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव बोला गया, और सेकंड क्वेश्चन में आपको dy/dx बोला गया है। सेम ही क्वेश्चन है, बस बोलने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं dy/dx 3 × m+1 x की पावर m हो गई, क्योंकि -1 हो गया, और +6m x की पावर n -1। सिमिलरली इसमें आपको dy/dx निकालना है, तो आप क्या करो, dx को डेरिवेट कर दो dt से, और dy को डेरिवेट कर दो dt से, t से। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को अपॉन में रखोगे तो dy/dx आपके पास वैल्यूज आ गई। मुझे पता है कि मैंने वीडियो को बहुत तेज बनाया है, या वीडियो को बहुत ज़्यादा भाग आया है, और आंसर्स भी इतने क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, बट ये शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ही हुआ है। अगर तब भी आपको आंसर्स पे कोई भी इशूज हो या कोई भी दिक्कत हो, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे मांग सकते हैं, आप मुझसे टेलीग्राम पे रीच कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको करेक्टेड नीट आंसर्स थोड़ा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, या फिर उसकी आंसर्स की और एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश करूंगी, अगर आप कहीं भी अटक जाते हैं। तो ये था आपका BECC 102 दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।